तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कहानी फिर से रिकॉर्डेड और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इन तमाम चीज़ों में ना ही अंजाम की परवाह होती है, ना ही जो इश्क करता है वो कुछ देखता है। उसे तो बस अपने हमसफ़र अपने महबूब से मतलब होता है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। अब ये तमाम बातें सुनने में, पढ़ने में, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कई लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनका जो अंजाम होता है इतना खौफनाक, इतना विभत्स होता है कि जब वो चीज़ें हम लोग सुनते हैं, हम लोग जानते हैं, तो कायदे से प्यार मोहब्बत के नाम से भी एक बार डर लगने लगता है। और ख़ासकर आजकल के जो सोशल मीडिया वाले प्यार है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक सबक, एक मैसेज देगी जो रिटायर हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चली है, या फिर ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, अपनी ज़िंदगी में तन्हा हैं और तन्हापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने हाजिर है। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक बेहद मशहूर जगह देहरादून, और इसी देहरादून में एक जगह है राज रोड, और इसी राज रोड में एक परिवार रहा करता था। परिवार बेहद संपन्न था। परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम था अजय कुमार, पेशे से बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम था शौर्य। उसने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उसने एमटेक किया। एमटेक करने के बाद ठीक ठाक उसकी नौकरी लग गई। मुंबई में वो रह के जॉब करने लगा। उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जो घर में बहू आई नैन्सी, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी, उसकी भी मुंबई में जॉब लग गई। अब घर पे जो मालिक थे, यानी घर के जो मुखिया थे अजय कुमार, अपनी बीवी के साथ रहा करते। इधर जो बेटा था वो अपनी बहू के साथ मुंबई में रहा करता। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। नौकरी सबकी बढ़िया चल रही थी। घर में ना कोई दिक्कत थी, ना कोई फसाद थी। साल 2016 आते आते जो अजय कुमार थे वो 60 साल के भी होने लगे। लिहाजा उनकी रिटायरमेंट की भी तारीख नज़दीक आ गई। और फाइनली साल 2016 में काफ़ी धूमधाम के साथ जो अजय कुमार हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। सरकार ने उनको रिटायर कर दिया। उसके बाद अपने घर पे आराम से अपनी पत्नी के साथ पेंशन के पैसों से अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे थे। लेकिन ये ज़िंदगी, ये खुशी उनकी वक्त के साथ ज़्यादा दिन चली नहीं। साल 2016 में ही उनकी जो बीवी थी उनकी मौत हो जाती है। उनकी बीवी काफ़ी बीमार थी। कई जगह उन्होंने इलाज करवाया। इलाज करवाने के दौरान कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कैंसर था। कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई। मौत होने के बाद जो बच्चे थे वो अपने फादर से कहते हैं, यानी अजय कुमार से, कि अब हम लोग की तो नौकरी है, तो नौकरी छोड़ के हम मुंबई से देहरादून तो नहीं शिफ्ट हो सकते। लिहाजा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई एतराज़ ना हो, तो यहाँ जो कुछ है या तो घर वगैरह किराए पे दे दीजिए, कुछ पैसे आते रहेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो बेच बाच दें और ये तमाम चीज़ें करके आप चलिए अपने बेटे, अपने बहू के साथ मुंबई में रहिए। कम से कम आपको 2 वक्त की सूखी रोटी मिलेगी। अपने बच्चों के साथ, अपनी नाती पोतों के साथ आप खेलेंगे, ठीक ठाक ज़िंदगी चलेगी। अब ये चीज़ जब अजय कुमार सुनते हैं, लगभग 62-63 साल अब तक इनकी उम्र हो चुकी थी, जब ये चीज़ उनका बेटा उनसे बोलता है शौर्य, तो अजय कुमार कहते हैं कि यार बात तुम्हारी ठीक है कि वहाँ पे मुझे सुख की रोटियाँ मिलेंगी, बच्चों का, नाती पोतों का प्यार मिलेगा, लेकिन मातृभूमि भी कोई चीज़ होती है। और इसी राज रोड पे मैं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं ज़िंदगी के सुख से लेके दुख तक तमाम चीज़ों को देखा, अर्श से लेके फर्श तक का सफ़र तय किया, और आज बुढ़ापा अवस्था में इस घर को यहाँ पे छोड़ के मैं चला जाऊँ मुंबई और नई जगहों पे अपने आप को एडजस्ट करूँ। वहाँ ना ही किसी को जानता हूँ, ना ही किसी को पहचानता हूँ। आप लोग तो निकल जाओगे अपनी नौकरी पे और मैं करूँगा क्या। लिहाजा मैं जा नहीं सकता अभी तक जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है। मैं अपना बना खा लूँगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ और परेशान मत रहो। बेटे ने काफ़ी जिद की, बहू ने भी काफ़ी समझाया, लेकिन जो अजय कुमार थे उनको एक जिद थी, अपनी मातृभूमि से लगाव था। बेटे को भी लगा कि चलो ठीक है, बाबूजी नहीं आना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसने एक बढ़िया टीवी और उसमें कुछ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन तमाम चीज़ों के सब्सक्रिप्शन डलवा दिए। कहा कि आप टीवी वगैरह देखते रहिएगा। बाकी कुछ आसपास के बुज़ुर्गों से कह भी दिया कि अगर आपको वक्त मिले तो मेरे घर भी चले जाया करिएगा, ताकि मेरे जो फादर हैं उनकी बुढ़ापे की जो ज़िंदगी है आराम से कटती रहे। अब दिन भर जो अजय कुमार थे घर पे अकेले, कभी टीवी देखते, कभी आसपास के लोगों से मिलने चले जाते।
लेकिन अब कहीं ना कहीं पत्नी की मौत हो ही चुकी थी, जो बच्चे थे वो बाहर थे, लगभग 65 साल इनकी उम्र हो चुकी थी। इस वजह से अब कहीं ना कहीं इनको अकेलापन अब सताने लगा कि कोई पार्टनर होती, कोई बीवी होती तो उससे सुख दुख अपना जाए शेयर करते, उससे बताते, लेकिन कोई है नहीं, क्या करें। बेटे से कभी कभार बात होती तो इस दुख को वो जाहिर भी करते कि कोई है नहीं, क्या करें। तो बेटे ने जब ये तमाम चीज़ें सुनी और उसे पता था कि अब आने को बोलूँगा तो पापा आएंगे नहीं, तो उसने कहा कि पापा एक काम कीजिए, आप एक बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए और एक काम कीजिए, मैं किसी के हाथ से आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भिजवाता हूँ और आपके फ़ोन में तमाम सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ों को इंस्टॉल करवा दूँगा, जिसको देखने के बाद आपका वक्त बढ़िया कट जाएगा और वहाँ पे आप नए नए लोगों से दोस्ती वगैरह भी कर सकते हैं। अब फादर ने ये बात सुनी, उसने कहा कि कहाँ इन सब चक्करों में पड़ूंगा, लेकिन बेटे ने कहा कि आप ले लीजिए। उसके बाद उस बेटे ने अपने फादर के लिए एक बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन, महंगा वाला, और उसमें बढ़िया नया सिम डाल के और सोशल मीडिया के तमाम ऐप्स को, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करके अपने फादर के पास भिजवा दिया। अब फादर अपने मोबाइल को देते हैं, देखने के बाद अब कभी फेसबुक चलाते, कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं। शुरुआत में उन्हें बड़ा अजीब लगा, लेकिन देखते देखते उन्हें रील्स, फेसबुक पे शॉर्ट क्लिप्स, जो मूवीज़ आती हैं, जो न्यूज़ के वीडियोज़ आते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने की बड़ी अच्छी आदत उनको लगती है। अब दिन भर वो बैठ के रील देखते, सोशल मीडिया पे वीडियो को स्क्रॉल करते, पन्ने पलटते रहते। सुबह से कब शाम हो जाए उन्हें कुछ पता ना चले। कई लोगों से दोस्ती भी हो गई थी सोशल मीडिया पे, कई की पोस्ट भी वो लाइक करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खालीपन था धीरे धीरे भरता चला गया। और इसी बीच इनके फ़ोन पे, इनके फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है और ये रिक्वेस्ट एक लड़की की थी। अब अजय कुमार ने जब लड़की की रिक्वेस्ट देखी तो जिज्ञासा बस सोचा कि चलो उसकी प्रोफाइल खोलते हैं। उन्होंने प्रोफाइल खोली। प्रोफाइल में जब लड़की के बायो को देखा तो नाम तो उसका चांदनी था, यानी हिंदुस्तानी नाम, लेकिन जो चेक इन और एड्रेस लिखा था वो लंदन का था। अब ये तमाम चीज़ें ये देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अजय कुमार ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब बातचीत शुरू हो गई। सामने से मैसेज आया, हेलो, इधर से इन्होंने रिप्लाई दिया। उसके बाद उस लड़की ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। उस लड़की के सवाल पे इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ और अपनी ज़िंदगी अब काट रहा हूँ। इन्होंने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि सर मैं चांदनी हूँ, पहले मैं भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुई थी, लेकिन जब मैं कुछ साल की थी तभी मेरे फादर और मदर मुझे लेके यहाँ आ गए और तब से मैं यहीं रह रही हूँ। और मेरे फादर की डेथ हो गई है और बाकी जो जिम्मेवारी है मेरी, वो अभी मेरी मम्मी देख रही हैं। अभी मैं 17 साल की हूँ, जब मैं 18 की हो जाऊँगी तो अपनी जिम्मेदारी खुद ले लूँगी। इन्होंने सुना, इनको भी अच्छा लगा कि चलो कोई समझदार लड़की अपनी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही। लंदन में रहने के बाद भी अपने संस्कार, अपनी तहजीब नहीं भूल रही, हिंदी में बात कर रही। इनको भी अच्छा लगने लगा। देखते देखते इन दोनों के बीच अच्छी खासी बात होने लगी। कभी ये उससे हाल चाल पूछते, कभी वो इनसे हाल चाल पूछती। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब जो बात नॉर्मली चैट पे होती थी वो बात अब वॉइस कॉल पे होने लगी। लड़की अपने बारे में बताती कि आज मैं यहाँ गई थी, आज ये चीज़ हुई मेरे देश में। इधर ये भी बताते कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरा बेटा आने वाला है। कहीं ना कहीं इनको भी एक सहारा मिल गया था। अब जो कुछ सुख दुख होता उस चांदनी से ये शेयर करते। चांदनी के फादर की चूँकि डेथ हुई थी और वो भी बुरी तरह टूट चुकी थी, तो चांदनी के फादर के बारे में भी चांदनी खुद बताती। इन्हें भी सुनने में अच्छा लगता, ये भी उसे समझाते। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। महीनों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। एक टाइम फिक्स था, कितने बजे कॉल होगी, इतने बजे हम लोग रात में बात करेंगे। एक 17 साल की लड़की और 65 साल की इस बुजुर्ग के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे। लेकिन इसी बीच अचानक से एक दिन उस लड़की का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बंद हो जाता है, यानी वो ऑनलाइन नहीं आती। अब वो ऑनलाइन नहीं आती, ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो आदत थी कि उस लड़की से बात करनी है, इतने बजे वो ऑनलाइन आएगी, अपने बारे में बताएगी। अब ये परेशान हो गए। लगभग 12 से 14 घंटे तक वो ऑनलाइन नहीं आई। 12 से 14 घंटे तक इन्होंने न जाने कितनी बार मैसेज किया, न जाने कितनी बार कॉल किया, और फाइनली 12 से 14 घंटे बाद वो लड़की ऑनलाइन आती है। ऑनलाइन आने के बाद वॉइस कॉल करती है और बुरी तरह रोने लगती है, और रोते हुए बताती है कि मेरे फादर की तो डेथ हो ही गई थी,
और मेरे मम्मा को भी ब्रेन हैमरेज हो गया और कल से ही मैं उनको लेके हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। अब ये बात ये जब सुनते हैं तो सुनने के बाद फ़ौरन कहते हैं कि देखो परेशान मत रहो, पैसे वगैरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। उस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं और मैं इलाज करवा लूँगी, बस मेरी मम्मा ठीक हो जाए। इसके बाद कुछ दिन तक बातचीत यूँ ही हुई। अचानक से फिर लड़की फ़ोन करती है और रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो अजय कुमार एकदम गंभीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या हुआ। तो लड़की बताती है कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई और मेरे फादर के जो भाई थे, मेरे अंकल, उनकी भी डेथ हो गई। यानी मेरे ऊपर एक साथ जो दो सहारे थे दोनों चले गए और अब मैं क्या करूं। अब ये चीज़ जब अजय कुमार देखते हैं और सुनते हैं कि एक 17 साल की लड़की उसको परवरिश कर रही थी, उसकी माँ, उसकी डेथ हो गई। लंदन में उसका एक रिश्तेदार था अंकल, उसकी भी डेथ हो गई, तो बेचारी रहेगी कैसे। बहरहाल अजय कुमार उसको काफ़ी समझाते हैं, उसको काफ़ी हौसला देते हैं। लड़की कहती है कि अब मुझे इंडिया आना पड़ेगा। अब इंडिया का नाम जैसे ही ये सुनते हैं एकदम खुश हो जाते हैं। पूछते हैं क्यों, तो वो बताती है कि एक बंगला है और ये बंगला मेरे अंकल के नाम है और बंगले की जो कीमत है लगभग 4,000 पाउंड, यानी जोड़ा जाए तो 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम का है। अब 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम का ये बंगला है, लेकिन हिंदुस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे पूरी सजरा एक रखा हो। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं अंकल की भतीजी हूँ। ये प्रूफ कर ले जाती हूँ तो ये बंगला मेरे नाम हो जाएगा। अगर नहीं कर पाती हूँ तो ये बंगला जो है वो जब्त हो जाएगा, सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी और फिर इसको बेच देगी, नीलाम कर देगी। इसलिए मुझे हिंदुस्तान आना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कराना होगा। और एक अच्छी बात है कि जब हिंदुस्तान आऊँगी तो आपसे मिल लूँगी। अब मिलने का नाम जब अजय कुमार सुनते हैं तो सुनने के बाद एकदम खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, बस आओ तुम। तैयारी होती है, डेट, तारीख, वक्त सब मुकर्रर होता है। अजय कुमार एकदम खुश थे, वो लड़की भी खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़की बताती है कि मैं फला तारीख को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में आऊँगी और एक काम करना, आप ही मुझे रिसीव करने आ जाना। ये चीज़ जब ये सुनते हैं, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये फिक्स डेट पे अपनी कार लेके दिल्ली पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के सामने इंतज़ार करते हैं, पता करते हैं कि फ़्लाइट कब आएगी। फ़्लाइट आ भी जाती है, लेकिन चांदनी उस फ्लाइट से नहीं उतरती। फ्लाइट से नहीं उतरती, ये परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन ऑफ जाता है। अब जब फ़ोन ऑफ जाने लगा, ये परेशान हो गए। घंटों तक इन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो वहीं पास में उन्होंने एक होटल लिया और होटल में रूम लेके रहने लगे। थोड़ा सा वक्त गुजरा, अचानक से उस लड़की का फ़ोन आता है। फ़ोन करने के बाद वो लड़की बताती है कि मुझे यहाँ पे कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। इन्होंने पूछा क्यों, तो लड़की ने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज पहनी थी और कस्टम वाले कह रहे हैं कि इतनी ज्वेलरी लेके आना अलाउ नहीं है और मुझे अब ये लोग जेल भेज रहे हैं। अब जेल का नाम जैसे ही अजय कुमार सुनते हैं तो सुनने के बाद एकदम घबरा जाते हैं। कहते नहीं, तुम्हें जेल क्यों भेजेंगे, मेरी बात कराओ। अजय कुमार उस ऑफिसर से बात करते हैं, उसको काफ़ी समझाते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं और अंत में 5 लाख रुपए पे मामला फिक्स होता है कि 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन जो चांदनी है उसको जेल मत भेजो। जो सामने वाला ऑफिसर था वो मान जाता है। उसके बाद 5 लाख रुपए ये अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लड़की खुश होती है, जो कस्टम वाला था इसको छोड़ देता है। लड़की बाहर आती है, लेकिन फिर अचानक से उसका फ़ोन बंद और थोड़ी देर बाद एक दूसरा फ़ोन आता है। फ़ोन एक दूसरे ऑफिसर का था। वो बताता है कि ये लड़की हमने पकड़ ली है और ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। सामने से अजय कुमार पूछते हैं कि क्या सबूत है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। उस पर वो बताते हैं कि इसके पास पहले तो आवश्यकता से अधिक ज्वेलरी थी और दूसरी बात, इसने कहीं से 5 लाख रुपए मंगा के एक ऑफिसर को अभी दिया। ये हिंदुस्तान में इससे पहले आई नहीं, तो इसके कॉन्टैक्ट ऐसे कैसे हैं, इसका मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही। अब अजय कुमार उसको खूब समझाते हैं, उस अफसर को मान मनौवल करने की कोशिश करते हैं, पैसे मैंने भेजे थे, ऐसी ऐसी बात थी। लेकिन ना ही वो कुछ सुनता है, ना ही कुछ सुनने को तैयार होता है। कहता है कि नहीं, इसको जेल जाना पड़ेगा। अंत में अजय कुमार उससे गिड़गिड़ाते रहते हैं, कहते हैं कि कुछ ले दे के मामला सुलटा लो। फिर 20 लाख रुपए में बात तय होती है कि 20 लाख रुपए अगर दोगे तो लड़की और ज्वेलरी छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। अजय कुमार 20 लाख रुपए दे देते हैं, लड़की वहाँ से छूट जाती है। उसके बाद एक तीसरा फ़ोन आता है। तीसरे फ़ोन में भी सेम ऐसी ही दिक्कत बताई गई। उसके बाद चौथा फ़ोन आता है, पाँचवा फ़ोन आता है। हफ्ते भर से जो चांदनी थी उस एयरपोर्ट पे कस्टम और तमाम अधिकारियों के चंगुल में फंसी रही। लगातार अजय कुमार उसको बचाते रहे। बचाते बचाते आलम ये हो गया कि इनके अकाउंट के सारे पैसे ख़त्म हो गए, चांदनी नहीं बची। और जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तब इन्होंने अपने बेटे से मदद मांगी और कहा कि मुझे पैसे दे दो, कुछ प्रॉब्लम है मुझे।
बेटा जब सुनता है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है कि मेरे पापा एक बैंक मैनेजर, रिटायर, उनके पास अच्छी खासी पेंशन और काफ़ी पैसे उन्होंने जमा कर रखे थे। बहरहाल फादर है, मांग रहे हैं तो मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जानना है पैसे कहाँ गए। बेटा पैसे तो भेज देता है अपने फादर के अकाउंट में, लेकिन वो वापस भी आ जाता है। आने के बाद अपने फादर से पूछता है कि पूरी बात क्या है, आप बताओ तो। फादर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो प्रॉब्लम में है। तब जाके बेटा समझाता है कि पापा आपके साथ जो हुआ आपको पता ही नहीं है। उसके बाद वो अपने फादर का अकाउंट चेक करवाता है तो पता चलता है कि 97 लाख रुपए, यानी 3 लाख और अगर जोड़ दें तो 1 करोड़ रुपए ये दे चुके थे उस लड़की के नाम पे। फ़ौरन ये दोनों लोग थाने जाते हैं। जाने के बाद FIR करते हैं। जो साइबर इंस्पेक्टर थे हरीश, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उस लड़की को आकर्षित किया जाए। कैसे? एक फेक अमीर आदमी की प्रोफाइल बना के। उसके बाद साइबर इंस्पेक्टर जो हरीश कुमार थे, उन्होंने एक फेक आदमी की प्रोफाइल बनाई, तमाम तरह की उस तरह की एक्टिविटीज़ की। फाइनली उस लड़की को अपनी जाल में फंसाया। 8 महीने का टोटल ये ऑपरेशन चला। उसके बाद अंत में एक बैंक अकाउंट मिला जो गाजियाबाद का था। उस अकाउंट होल्डर के थ्रू पता लगाया गया कि ये लोग कौन हैं, इनका गिरोह कितना लंबा है। तो फिर वो लोग गिरफ्तार हुए। और जब गिरफ्तार हुए और जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, वो इतनी हैरान करने वाली थी कि ये जो बुजुर्ग महाशय थे वो परेशान से ज़्यादा शर्मसार हो गए थे, चूँकि उनको लूटने वाली कोई लड़की थी ही नहीं, एक लड़का था। वो लड़का कुछ वॉइस चेंजर ऐप के माध्यम से इनसे बात करता था, वॉइस चेंजर ऐप के माध्यम से इनसे चैट करता था। लगातार अलग अलग लड़कियों की प्रोफाइल चुरा के एक फेक प्रोफाइल उसने चांदनी नाम की बनाई थी। कई ऐसी हिंदुस्तानी लड़कियां जो लंदन में रहती हैं, उन्होंने जो जो फ़ोटो पोस्ट की थी उन पोस्ट को ये कॉपी करता था और अपने आईडी पे पोस्ट करता था। और उसी पोस्ट और वॉइस चेंजर ऐप के जरिए और VPN वगैरह यूज करके कभी कभार अपना चेक इन यानी अपना लोकेशन अलग अलग कंट्रीज़ में दिखा देता। यानी कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करके इसने इस बुजुर्ग से लगभग 1 करोड़ रुपए और अलग अलग लोगों से न जाने कितने रुपए, यानी टोटल 10 से 15 करोड़ रुपए की वो ठगी कर चुका था। तो ये पूरी कहानी जब निकल के सामने आई कि एक बुजुर्ग अपने तनहा और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेता है और किस हिसाब से फंसता है। और ऐसा भी नहीं था कि ये कोई गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक बैंक मैनेजर होने के बाद इस तरह से फंस गया। तो लोग हैरान भी थे, लोग परेशान भी थे। और कहीं ना कहीं ये जो बुजुर्ग थे आज भी शर्मसार हो जाते हैं जब इस घटना के बारे में इनसे पूछा जाता है। और जिस हिसाब से हरीश कुमार ने पूरा काम किया और जिस हिसाब से गिरफ्तार किया, वो भी अपने आप में बेहद काबिल तारीफ है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।